ओके, तो देखिए कौन कौन से डिफेक्ट है सॉलिड में। पहला तो आता है आपका पॉइंट डिफेक्ट और दूसरा होता है लाइन डिफेक्ट। ठीक, पॉइंट डिफेक्ट ये किस वजह से होता है? ड्यू टू मिसिंग एन एटम फ्रॉम इट्स साइड। अपनी जगह से अगर कोई एटम जो है वो मिस हो जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो यहाँ पर डिफेक्ट आता है उसे हम बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है बेटा, क्लियर है? अगला होता है, यस सर। नेक्स्ट होता है लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट, और लाइन डिफेक्ट क्यों आएगा? ड्यू टू मिसिंग नंबर ऑफ रो ऑफ एटम्स। जब पूरे एटम्स की रो जो है वो अपनी जगह पर मिसिंग होती है तो उसकी वजह से जो डिफेक्ट आता है उसे बोलते हैं हम लोग लाइन डिफेक्ट। ठीक, अब आपके कोर्स में जो है वो डिटेल में है पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट, ठीक। अब पॉइंट डिफेक्ट आपके दो तरीके के हो गए, एक तो हो गया स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट और दूसरा हो गया नॉन स्टोइशियोमेट्रिक। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक, अब स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट वो हुआ जिसकी वजह से क्या होता है, मॉलिक्यूलर रेशियो चेंज हो जाता है। ठीक है, द डिफेक्ट बिकॉज ऑफ विच द मॉलिक्यूलर रेशियो ऑफ द सॉलिड गेट डिस्टर्ब, दैट इज कॉल्ड एज ए स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब इसमें कौन कौन से आएंगे? इसमें आ जाएगा आपका, देखो दो तरीके के, एक तो हो गया नॉन आयनिक सॉलिड्स में और दूसरा आयनिक सॉलिड्स में। तो पहले हम बात करते हैं नॉन आयनिक सॉलिड्स। नॉन आयनिक सॉलिड्स में कौन कौन से होते हैं बेटा बताओ जरा, बोलिए। विच आर द स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट प्रेजेंट इन द नॉन आयनिक सॉलिड्स? बोलिए, एनीवन? हेलो, बोलो भाई, कौन कौन से हो गए? रिस्पॉन्स करिए बेटा, बोलिए। सार्थक, हिमांशु, हेलो। नहीं आ रहा है भाई। देखो एक तो हो गया वैकेंसी डिफेक्ट और दूसरा हो गया इसमें, दूसरा हो गया इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। क्या हो गया? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। हेलो, क्लियर है बेटा कि नहीं क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ओके, तो अब ये बताइए, जैसे इसमें बोला है इसमें वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट क्यों आएगा? वैकेंसी डिफेक्ट क्यों हुआ? ड्यू टू मिसिंग एटम। जब कोई एटम मिस हो जाता है, हट जाता है अपनी जगह से, तो वहां पर वो अपनी जगह खाली छोड़ देता है और इसको हम बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक, दूसरा होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो यहाँ पर देखो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के अंदर क्या होगा कि कोई भी एटम अपनी ओरिजिनल पोजीशन छोड़कर कोई इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएगा। ठीक, यहाँ से हटकर ये बीच में आ गया, इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गया। ठीक, अब यहाँ पर यानी कि वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी चेंज हो जाती है, जबकि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में वैकेंसी चेंज डेंसिटी चेंज नहीं होती। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? यस सर। अब आगे हम लोग देखते हैं आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स में क्या आएगा? आयनिक सॉलिड्स में हो जाता है फ्रिंकल डिफेक्ट, और नंबर 2 इसमें आ जाता है शॉर्टकी यस, शॉर्टकी डिफेक्ट। ठीक, और एक और हो जाता है, कौन सा है बताओ जरा? इम्प्योरिटी डिफेक्ट।
इम्प्योरिटी डिफेक्ट, गुड, इम्प्योरिटी। ठीक, तो फ्रेंकल डिफेक्ट जो होता है ये बिल्कुल इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की तरह से होता है, जिसमें कोई कैटायन अपनी ओरिजिनल साइड को छोड़कर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में आ जाता है। ठीक, अब चूंकि ये आयनिक सॉलिड्स में होता है इसलिए इसका नाम रख दिया गया है फ्रेंकल डिफेक्ट। इसको डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोला जाता है। ठीक है, दूसरा आता है शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट आता है जब सेम नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग। जब दोनों सेम नंबर में कैटायन और एनायन एस्केप कर जाते हैं क्रिस्टल लैटिस से, तो इसकी वजह से जो डिफेक्ट आता है उसे हम बोलते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। ठीक, फॉर एग्जांपल NaCl। ओके, अब यहाँ पर देखो इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो होती है मेंटेन रहती है। ध्यान रखना, द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी गेट मेंटेन इन द शॉर्टकी डिफेक्ट, जबकि यहाँ पर इसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। बट इन द फ्रेंकल डिफेक्ट में डेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। देयर इज नो इफेक्ट ऑन द डेंसिटी। क्लियर है बेटा? अब आ जाइए इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्यों होता है? ड्यू टू रिप्लेसमेंट ऑफ मोनोवैलेंट कैटायन, ठीक है, बाई डाई और ट्राईवैलेंट कैटायन। मतलब क्या हुआ? जब किसी मोनोवैलेंट कैटायन को बाई या डाई और ट्राई वैलेंट कैटायन रिप्लेस कर देता है तो इसकी वजह से जो डिफेक्ट आता है दैट इज कॉल्ड एज ए इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ NaCl में, ठीक, NaCl में अगर मान लीजिए 2Na को रिप्लेस कर दिया किसने? 1CD ने, 1 कैडमियम में, तो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन होती है बट देयर डेंसिटी गेट डिक्रीज। ओके, क्योंकि यहाँ पर 2 Na को हटाकर 1 CD आ जाता है। इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोलते हैं। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन होती है बट डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? समझ आ गया? यस सर। यस यस सर। ध्यान सर रखना शॉर्टकी डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या फर्क होता है? देखो, शॉर्टकी डिफेक्ट के अंदर केवल एनायन और कैटायन अपनी जगह से एस्केप करते हैं, उनकी जगह पर कोई दूसरा कैटायन नहीं आता, उसको रिप्लेस नहीं किया जाता है। ठीक, जैसे यहाँ पर Na और Cl दोनों इक्वल क्वांटिटी में क्या हुए? क्रिस्टल से निकल गए। ठीक, लेकिन इम्प्योरिटी डिफेक्ट में Na को हटाकर कौन आ गया? कैडमियम आ गया, ठीक, या फिर एल्युमिनियम आ गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि एक मोनोवैलेंट कैटायन हटा, ठीक, और उसकी जगह पर आ गया डाईवैलेंट या ट्राईवैलेंट। तो उसने आयनिक चार्ज को तो वहां कंप्लीट कर दिया लेकिन नंबर ऑफ एटम्स डिक्रीज हो गए, क्योंकि स्केप किए थे 2 सोडियम और आया केवल 1 कैडमियम। ठीक, तो 2 की जगह पर कौन आ रहा है? केवल सिंगल एटम आ रहा है, इसलिए यहाँ पर डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी वैसे की वैसे ही मेंटेन रहती है। ठीक, ये क्वेश्चन आपका कंपटीशन से रिलेटेड हो सकता है कि किसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब होती है और किसमें नहीं होती। ठीक है बेटा, अब आ जाते हैं हम लोग नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट की तरफ। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक, तो नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट वो होता है जिसमें कि ओके, इसके बाद फिर नेक्स्ट है हमारा नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। तो नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट जैसा कि अभी हमने बताया कि यहाँ पर इनके मॉलिक्यूलर रेशियो में फर्क नहीं पड़ता है। दोज डिफेक्ट which lead to change in the composition of the solid are called non-stoichiometry defects. Okay, they contain constituent particles.
दे कंटेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन नॉन स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो। यहाँ पर इनका स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो चेंज हो गया, ठीक। अब जैसे इसमें कौन कौन से हो जाएंगे, पहला आ जाता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ठीक। अब जैसा कि नाम ही बता रहा है कि मेटल यहाँ पर एक्सेस में हो जाता है, मेटल यहाँ पर बढ़ जाता है, ठीक। और बढ़ने के रीजन क्या क्या हो सकते हैं, नंबर 1 हो गया पहला ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज, क्योंकि एनायंस जो है वो वहां से निकल गए, और जब एनायंस वहां से एस्केप कर गए तो इसकी वजह से मेटल एक्सेस में आ जाता है, ठीक। दूसरा हो जाता है ड्यू टू एक्सेस ऑफ मेटल कैटायन, क्योंकि मेटल कैटायन जो है वो बढ़ जाए, ठीक। ये 2 रीजन हो गए इसके मेटल एक्सेस डिफेक्ट के, ठीक। इसके बाद फिर आता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, सेकंड होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, यानी कि यहाँ मेटल जितना होना चाहिए उतना नहीं रहेगा, ठीक। ये ऐसा डिफेक्ट है जो कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से होता है, लिख लो, द मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट टेक्स प्लेस ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, फॉर एग्जांपल FeO, एक फेरस ऑक्साइड में यहाँ पर कुछ ऐसे आयंस होते हैं जो कि Fe2+ वो मिसिंग हो जाते हैं और उसकी जगह पर आ जाते हैं Fe3+, जिसकी वजह से स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है, तो Fe2+ रिप्लेस बाई Fe3+, ओके। क्लियर है बेटा इतना, बोलो हेलो, यस सर। ओके हिमांशु, अच्छा अच्छा, यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आती है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एफ सेंटर, बताइए कुछ है इसके बारे में जानकारी, एफ सेंटर क्या होते हैं, शॉर्ट नोट आता है इस पर, बोलो। सर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जो वैकेंसीज में जिन जिन सेंटर्स पे रह जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उन्हें फाबी सेंटर्स कहते हैं, जिनकी वजह से उसमें कलर चेंज आता है। हाँ गुड, देखो होता क्या है, जैसे ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट में ही आता है, जैसे NaCl का क्रिस्टल हुआ, अगर हम NaCl को, ठीक है, हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर्स, सोडियम वेपर्स की प्रेजेंस में, तो क्या होता है, ये क्लोराइड क्रिस्टल से निकलकर सरफेस पे आता है जिससे कि ये सोडियम से रिएक्ट कर सके, ठीक। और जब ये निकलकर बाहर आता है तो यहाँ पर ये अपनी जगह पर क्या छोड़कर आता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, और खाली जगह पर इलेक्ट्रॉन ये छोड़कर आता है, लेफ्ट करके आता है। तो ऐसी साइट्स जहां पर ये इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाते हैं उसे हम बोलते हैं कॉर्बन जेंटर, क्या बोलते हैं, कॉर्बन जेंटर, ठीक, जिसका मतलब होता है कलर सेंटर और कलर साइड, ठीक। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फ्री होते हैं और जब इन पर लाइट पड़ती है तो इनकी एनर्जी बढ़ जाती है और ये हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाते हैं, और हायर एनर्जी स्टेट में पहुंचने के बाद में जब फिर से ये अपने ग्राउंड स्टेट पर आते हैं तो एक डेफिनेट वेवलेंथ ये क्या करते हैं, इमिट करते हैं, और वो वेवलेंथ जिस कलर को रिस्पॉन्ड करती है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमको दिखाई पड़ता है। समझ आया बेटा, ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। तो दैट इज द एफ सेंटर और कॉर्बन जेंटर, ओके। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर अपने। देखो इस बार आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिलीटेड हैं, वो कोर्स में नहीं, समझा? ठीक। अब इसमें क्या बचता है इस चैप्टर में,
इस चैप्टर में बचता है एक आपका डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल आते हैं। तो डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इक्वल टू D इक्वल टू M इंटू Z अपॉन LA इंटू A क्यूब, ये फार्मूला लगाते हैं। ठीक, M इज द मोलर मास, Z number of atoms, A is the volume of solid और Na is Avogadro number। ठीक, तो इस पर बेस्ड आपका न्यूमेरिकल आता है, और ये न्यूमेरिकल केवल एक ही वजह से डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको A क्यूब निकालना पड़ जाता है। ठीक, तो केवल कैलकुलेशन की वजह से आपका ये न्यूमेरिकल क्या हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है। तो इसलिए आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए कैलकुलेशंस की, इन क्वेश्चंस को करने की। ठीक है, और बताइए फर्स्ट चैप्टर में अगर और भी कोई डिफिकल्टी हो जो आपको ना आ रहा हो समझ में, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट बोलिए बेटा। एनीवन? नो सर। ओके, सेकंड चैप्टर पर सर चलें। एक वो जो सर हाँ, जो बोलिए। इम्प्योरिटी डिफेक्ट था उसमें सर हाँ, रिप्लेसमेंट हो रही थी दूसरे आयन से, तो सर उसमें हाँ, भी तो स्टोइचियोमेट्री डिस्टर्ब हो रही थी। स्टेशियोमेट्री वहां पर डिस्टर्ब तो हो रही थी, ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूलर रेशियो नहीं चेंज हो रहा था। वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर केवल मतलब इतना ज्यादा है नहीं कि उसकी वजह से कोई उसमें फॉर्मूले में चेंज आए, बहुत ही फ्रैक्शनल चेंज है। ठीक, इसलिए इसको स्टेशियोमेट्री नहीं मानते, समझ रहे हैं? उसको हम नॉन स्टेशियोमेट्री ओके सर। लिए नहीं मानते, नहीं कंसीडर करते हैं, क्योंकि वहां पर इतना ज्यादा नहीं उसका चेंज हो रहा है कि जिसकी वजह से उसका मॉलिक्यूलर रेशियो बहुत ज्यादा चेंज हो जाए। भाई हजारों लाखों में कोई जाकर एक रिप्लेस कर रहा है, ठीक, 2-3 आयन को रिप्लेस करता है सिंगल से, तो इस वजह से प्रॉपर्टी में तो चेंज आ जाता है, लेकिन वहां पर उसके बाद मॉलिक्यूलर रेशियो में चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है बेटा, यस सर। और बताइए और कुछ ऐसा इस चैप्टर में बताइए, हो जाएंगे क्वेश्चन इसके अब? यस सर। यस सर। चलिए सेकंड चैप्टर पे चलते हैं, सॉल्यूशन पर। रिवीजन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तो सॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है हमारा? सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर। यहाँ पर जो आप सॉल्यूशन पढ़ते हैं वो क्या है? बाइनरी सॉल्यूशन है, ठीक, जिसमें एक सोल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। ठीक, ये सबको पता है। सोल्यूट क्या होता है? सोल्यूट इज प्रेजेंट इन द लेस अमाउंट में होता है, जबकि सॉल्वेंट जो होता है वो लार्ज अमाउंट में होता है। ठीक, दूसरी बात यह है कि जो फिजिकल स्टेट मिलती है सोल्यूशन की वो डिसाइड करता है सॉल्वेंट। ठीक, द फिजिकल स्टेट ऑफ द सोल्यूशन इज डिसाइडेड बाय द सॉल्वेंट ऑलवेज। कंफर्म? इसके बेस पर आपके लिक्विड सोल्यूशन, गैस सोल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशंस बनते हैं। ठीक, वो आपका अलग बाइफर्केशन है जो कि आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा। अब इसके बाद फिर आ जाता है इसमें जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, बोलिए कंसंट्रेशन क्या होता है? एनीवन? व्हाट इज द कंसंट्रेशन? Sir, it tells us about the amount of a solute in a solvent in different terms like mole ratio, molarity, Yes, yes. It is the volume representation of strength. the amount of the solute present in the particular volume or the particular
मास ऑफ द सॉल्वेंट और सोल्यूशन। ओके, कई तरीके से इसको दिखाया जाता है। पहला क्या होता है, फर्स्ट मास परसेंटेज, है ना। सेकेंड वॉल्यूम परसेंटेज, थर्ड मास बाई वॉल्यूम, या फिर कहीं कहीं पर ये वेट बाई वॉल्यूम भी आता है ना। फिर वॉल्यूम बाई वेट और वॉल्यूम बाई मास, है ना। फिर फिफ्थ मोलैलिटी, जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से। फिर मोलैरिटी, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल M से। देन मोल फ्रैक्शन, देन ppm, है ना। 9 नॉर्मेलिटी, जो कि आपके CBSE के सिलेबस में नहीं है लेकिन कंपटीशन में आता है, नॉर्मेलिटी। और नंबर 10 फॉर्मेलिटी। ये 10 तरीके हैं आपके कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के। क्लियर है बेटा, बोलिए। यस सर। अच्छा, अब एक एक यहाँ पर डिस्कस करते जाएंगे। मास परसेंटेज क्या हो गया, मास ऑफ सोल्यूट सॉल्यूट ऑन टोटल मास अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। सोल्यूशन, ठीक, इंटू 100 कर Solution. परसेंटेज निकला है। इसी तरह से वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। गुड, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। इसी तरह से m/v या w/v, है ना, ये वेट हो जाएगा, वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। v/m, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट अपॉन टोटल वेट ऑफ द सोल्यूशन। अब आ जाते हैं यहाँ मोलैलिटी क्या हुई बेटा, मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। नो, हाँ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉरी। मोलैलिटी इज द नंबर Sorry, ऑफ मोल्स sir, ऑफ द okay. सोल्यूट अपॉन मास ऑफ अपॉन solvent, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kgs। इन kg। ठीक, मोलैरिटी हो गई अगेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल अपॉन वॉल्यूम ऑफ इन लीटर, है ना। देन मोल फ्रैक्शन, जिसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये भी क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। फिर ppm, that is number of पार्ट्स ऑफ component अपॉन total number of parts of all component in the solution. total number of parts into 10 to power minus पर मिलियन हो गया ना, पर मिलियन। ठीक, फिर नॉर्मेलिटी क्या हो गई, व्हाट इज द नॉर्मेलिटी, बोलिए। नॉर्मेलिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक, और ग्राम इक्विवेलेंट कैसे आता है, ग्राम इक्विवेलेंट मोलर मास अपॉन n फैक्टर, मोलर मास अपॉन n फैक्टर, ये हो जाता है ग्राम इक्विवेलेंट। और n फैक्टर क्या होता है, n फैक्टर बोलो,
एन फैक्टर क्या हो गया? एन फैक्टर इज द नंबर ऑफ एसिडिटी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। हाँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, या फिर कह सकते हैं एसिडिटी ऑफ द बेस और बेसिसिटी ऑफ द एसिड। ठीक, कई तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है एन फैक्टर। इसी तरह से फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी इज द फॉर्मूला मास, ठीक, अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ये फॉर्मेलिटी हो जाएगी। ठीक, तो ये 10 तरीके हो गए आपके यस सर। कंसंट्रेशन के। अब इसके बाद फिर आ जाते हैं हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड इन द लिक्विड। Solubility of the solid in liquid. Solubility of solid in liquid. ठीक, मतलब क्या हुआ कि आपका जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड होगा और सोल्यूट जो है वो सॉलिड है। ठीक, क्लियर बेटा? ओके, यस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है ये? एक मिनट, हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। हमारा प्रैक्टिकल नहीं है, केमिस्ट्री का नहीं है। और कोई है आपको इन्फॉर्मेशन? तो केमिस्ट्री का बेटा आज नहीं है, और फिजिक्स वाले सर भी 18 से लेंगे, 18 से। अब बाकी, हाँ तो बेटा आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए। हाँ, हम तो अभी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं आप लोग की, क्लास 12 की। अच्छा, चलो ठीक है, देख लो, आप बात कर लो, है ना, सुमन सर से। ये तो दिक्कत है बेटा, हमारे पास ऑप्शन हो गए ना आप। चलो ठीक है, आज बात कर लो करते हैं। ओके, हेलो, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए बेटा। सर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर सकते हैं? एक्चुअली हमें 10:30 स्कूल में रिपोर्ट करना है। अच्छा, ठीक है। ओके सर। ओके बेटा। चलिए ठीक है, आज इसको यहीं पर एंड करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर देंगे।